जय हिंद, जय भारत। 8वें वेतन आयोग का बजट हो या 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के लिए पैसों का आवंटन, इन्हीं अटकलों के बीच फाइनली 1 फरवरी 2026 को हमें बजट 2026 देखने के लिए मिल ही गया। अब इस बजट में डिफेंस को एक अच्छा खासा फंड अलॉट किया गया है। अब इस फंड का उपयोग कैसे होगा, इसके बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में जानकारी हो या कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। इन्हीं जानकारी के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना ये बेहद ही जरूरी है, तो ये जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए 1 फरवरी 2026 जिस दिन रविवार भी पड़ रहा था, काफी ऐतिहासिक दिन रहा है अपने आप में। बहुत सारी वजहों की वजह से देखिए विस्तार से इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ अपने वीडियो में। बजट को लेकर हम लगातार 1 हफ्ते से वीडियो बना रहे हैं और इस बजट की छोटी से छोटी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई है। साथ ही में हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की जर्नी, उनके जन्म से लेकर उनके अभी तक के अचीवमेंट्स के बारे में भी रीना सुथार ऑफिशियल चैनल में आपको जानकारी जरूर से मिल जाएगी। तो अगर कोई इंटरेस्ट है आपको ऐसे विषय में भी तो चैनल जरूर से एक बार विजिट करिएगा और वीडियो को जरूर से देखिएगा। पर देखिए बजट को हमने पूरा कवर किया है। इससे पहले इस बजट में कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं हो सकती है, इसके बारे में हमने बात की है। लेकिन फाइनली जब 1 फरवरी 2026 को ये बजट आ गया और इसको मैं निराशाजनक तो बिल्कुल ही नहीं कहूंगी। विकसित भारत की तरफ ये एक अच्छा खासा कदम है। इसमें युवाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के बारे में बात की गई है। ये प्रयास किए गए हैं जो काबिले तारीफ है। तो जैसी की उम्मीद थी माननीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी से, तो बिल्कुल उस उम्मीद पे खरी उतरी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये बजट पसंद आया है। आपका क्या विचार है बजट पर, जरूर कमेंट करिएगा। और हमारे डिफेंस को जो एक अच्छा खासा आवंटन दिया गया है, यहाँ पर डिफेंस के जो बजट को बढ़ाया गया है, अब मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस किस को कितना बजट दिया गया है उसके बारे में डिटेल में यहाँ जानकारी है। हालांकि जब तक बजट नहीं आया था ये कहा जा रहा था कि इस बार रेलवे का जो बजट होगा इसमें अच्छा खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन डिफेंस के बजट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को इससे क्या फायदा होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 फरवरी 2026 को हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया है। और देखिए आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो भारत की सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ा है, यानी डिफेंस बजट 2026। क्या भारत अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने के करीब है? क्या सेना को मिलने वाले 7.85 लाख करोड़ चीन और पाकिस्तान की चुनौती का जवाब है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। इस साल देखिए रक्षा मंत्रालय को कुल 7,85,153 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये पिछले साल की तुलना में करीब 15% की बढ़ोतरी के साथ है। सरकार ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 2.19 लाख करोड़ केवल कैपिटल क्वालिटी के लिए है, जिसका मतलब है कि इस पैसे से नए लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और मिसाइलें खरीदी जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? वो ये है कि सरकार ने मेक इन इंडिया पर अपना दांव और मजबूत कर दिया है। कुल डिफेंस का जो ये बजट, अगर इसके बारे में बात करूं तो 75% का हिस्सा अब सिर्फ घरेलू यानी भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। डीआरडीओ को 29,100 करोड़ रुपए दिए गए ताकि हमारी अपनी तकनीक और भी आधुनिक हो सके। यानी अब भारतीय सेना का पैसा विदेशी कंपनियों के पास नहीं जाएगा, बल्कि भारत की कंपनियों और स्टार्टअप्स के पास जाएगा। काफी अच्छी बात है। बॉर्डर पर बढ़ती हलचल को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के बजट में करीब 30% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही इस बार डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए अलग से फंड दिया गया है ताकि हमारी जो सेना है टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में शामिल हो सके।
इसके साथ अगर बात करूं, देश की रक्षा करने वाले हमारे जवानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। रक्षा पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो करीब 34 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा देगा। इसके अलावा जवानों के लिए नए आवासीय प्रोजेक्ट्स और साथ ही में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। तो देखिए, ये था बजट 2026 का डिफेंस विश्लेषण। कुल मिलाकर ये बजट आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण का एक सटीक बैलेंस है। आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स को, तो सबसे पहला ये कमेंट है, हमारे डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि 1987 में मेरे पिताजी जो है पेंशन आए हैं, लेकिन पेंशन बहुत ही कम मिल रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन कम मिल रही है। ये पहले से होता हुआ आया है, लेकिन पहले क्या था, अवेयरनेस नहीं थी। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी जानकारी नहीं मिल रही थी हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को। जो बैंक पेंशन क्रेडिट कर रही थी वो ले रहे थे, लेकिन अब सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को ये पता होता है कि उनकी बेसिक कितनी आ रही है। ऐसा कुछ मैटर है, आपकी पेंशन कम आ रही है, आप हमसे संपर्क करिए, मैं चेक वगैरह करके दे दूंगी। और बेहद ही आसान है कंप्लेन करना, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए। स्पर्श में ग्रेवेंस देंगे तो महीनों लग जाएंगे सुनने में। सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, जल्दी हो जाएगा। कॉल भी कर सकते हैं सीपी ग्राम में, या उसका जो पोर्टल है उस पर भी जो है आप जाके यानी ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं सिकंदराबाद से, हम बोल रहे हैं 18 महीने के जो महंगाई भत्ते का एरियस है वो कब मिलने वाला है? इसका सटीक जवाब जानकारी दीजिए। बहुत सालों से आपसे हम विनती कर रहे हैं कि इसका कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। कृपया करके इसके बारे में बताइए। देखिए, 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। सरकार, केंद्र सरकार इसको पहले ही मना कर चुकी है, लेकिन प्रयास अभी भी चालू है, तो उम्मीद हमें बनाए रखनी है। आज जब ये कमेंट आया है तो मैं एक बात यहाँ पर ऐड जरूर से करना चाहती हूँ। जब आप कोई कमेंट करते हैं तो उसके बाद के लगातार 2-3 दिन के वीडियोस आप देखिए, ताकि उस वीडियो में मैं जब जवाब दूं तो वो आपका जो कमेंट है उसका जवाब आप तक पहुंचे। कई बार मैंने ये देखा है कि हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स या उनके डिपेंडेंट जो है वो सवाल तो कर लेते हैं, कमेंट्स पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद के वीडियोस वो नहीं देखते। तो ऐसे में ये जवाब उनको नहीं मिलने वाला है। और इसी वजह से मैंने कोशिश किया है कि देखिए, हम व्हाट्सएप चैनल शुरू करूं, ताकि मैं हमारे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के कांटेक्ट में रह सकूं। उनको अगर कोई परेशानी है तो डायरेक्ट हमसे बात कर सके। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही हूं कि हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को कहीं यहाँ वहां अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर भटकना नहीं पड़े, उनको परेशानी ना आए। पर कई बार समय की कमी की वजह से ये कोशिशें भी काफी नहीं हो रही हैं, पर मैं प्रयास पूरा ही कर रही हूँ। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा और जरूर से करूंगी जिससे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की समस्या जो है, ऐसी कोई समस्या हो पेंशन संबंधी, तो वो जरूर से सॉल्व हो जाए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मेरे पापा 1978 में हवलदार रैंक से रिटायर हुए थे और मम्मी को 24,445 रुपए मिलते हैं, क्या ये सही है? देखिए, आपने ये नहीं लिखा कि कितने साल की सर्विस है। जब तक कितने साल सर्विस है ये नहीं लिखेंगे, मैं सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगी। और कमेंट में इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि बाकी जो अभी सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी पता चले कि जब आपको आपकी पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, आपको सही बेसिक की जानकारी है, तो इसके लिए आपकी सर्विस कितनी है ये लिखना आपको बेहद ही जरूरी हो जाता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि ये प्रश्न मेरा भी है। मैम, एक फैमिली पेंशनर्स हमारी लिख रही हैं, मेरी बेटी दिव्यांग है और मेंटली वो है जो रिटायर है, यानी मेंटली डिस्टर्ब है। अभी 45 ईयर्स उनकी एज है। मेरे बाद पेंशन के लिए मुझे क्या करना है, प्लीज बताइए। मैम, आपकी समस्या में या आपकी चिंता में समझ सकती हूँ। देखो, आपके रहते ही ये काम कर लीजिए कि आपकी जो बिटिया है उसका जो पार्ट टू ऑर्डर वगैरह करवा दीजिए। पीपीओ में नाम वगैरह ऐड हो जाना चाहिए, ताकि आपके बाद आपकी बिटिया को जो है पेंशन शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर अभी बिटिया का नाम डिस्चार्ज बुक में है या नहीं, पार्ट टू ऑर्डर वगैरह उनका सही से हुआ है नहीं, और दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी बनवा के रखिएगा। क्योंकि देखिए, अगर जो डिपेंडेंट है उनको इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता होता है, फिर पेंशन शुरू करवाने में कई सारी दिक्कतें आती है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप मुझे कॉल करिए, ताकि मैं कॉल पे आपको सही तरीके से गाइड भी कर पाऊँ, और मुझसे जो मदद बन पड़ती होगी मैं ज़रूर से करूँगी और इस पार्ट टू ऑर्डर वगैरह को करवाने में।
तो संपर्क जरूर से करिएगा। मेरे फ़ोन नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, मेरे पुराने वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी प्रयास यही करिए कि ये आपके रहते ही ये सारा कामकाज हो जाना चाहिए, पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ पीपीओ में उनका नाम भी वगैरह जो है वो ऐड हो जाना चाहिए। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।